कहानी की जब बात की जाए तो चाहे सामने देखो, चाहे बाएं देखो, चाहे दाएं देखो, चाहे नेचर देखो, चाहे अर्श देखो, चाहे फर्श देखो, सब जैसे कहानी के तंतुओं से जुड़ा हुआ है। कभी स्मृतियों के ताने बाने कहानियां बन जाती हैं, कभी कल्पना की तुलिका से कहानी बन जाती है। ये एक स्मृति के ताने बाने से निकली कहानी है। दिन डूब रहा था। मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर बेटी के मनपसंद महीनों से साथ साथ रह रहे थे। लड़के के तथाकथित रूढ़िवादी पिताजी श्रीमान लाल की ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और रेयर स्पीशीज की तरह धरती से गायब हो रही सादगी और उनके आभिजात्य के रंग में सराबोर थी कि तभी ये हमारे परिवार में सालों से हैं। पिताजी तो रहे नहीं, इन्होंने ही हमें पाला है। इनकी राय से घर चलता है। मैं चाय के प्यालों की जो सुनहरी लकीरें थी उनमें खोई हुई थी। अचानक मैंने सर उठाया तो सामने लड़के के पिताजी एक वृद्ध मगर चार चौकन व्यक्ति का हाथ पकड़ के खड़े थे और मेरी झुर्रियों से सुकड़ी आंखें थोड़ी ज्यादा फैलने लगी। ये तो गोपाल है। बुढ़ापा भी उसके मुखर नेपाली नैन नश को धुंधला नहीं पाया था। उसके उन गालों की लाली को घनी आबादी वाले झुर्रियों का मानचित्र भी नहीं छिपा पा रहा था, जो पापा के झन्नाटेदार छापर से लाल हो जाते थे। वो आज सामने खड़ा था। मुझे अपने लोगों को पहचानने की जो एक कला है उस पर आज गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे देखते ही क्यों पहचान गई। बदसूरत अतीत के अनावरण से उत्पन्न हुई उस बेजा सी झुंझलाहट ने शायद मेरे चेहरे का भूगोल बिगाड़ दिया था। मुझे लग रहा था जो लिप लाइनर लगा के मैं अपनी लिपस्टिक लेकर लगा कर आई हूँ वो फैल गई है। मेरी आंखों का काजल मेरी आंखों की कालिमा को और गहराने लगा है। मैंने आपके पिताजी के बारे में बहुत सुना है। एक बड़े लेखक के साथ साथ एक संस्कारी और जिंदा दिल इंसान थे। श्रीमान लाल ने मेरे पिताजी पर टिप्पणी करते हुए बोला। और ये गोपाल जी उनकी कोई किताब नहीं छोड़ते। आज पता चल रहा था कि वो हिंदी की अध्यापिका जो अपनी कक्षा में सामने वाले पेड़ से एक संगठी तुड़वा के पीठ पे मारती थी, ऐसा लगता था आज उसका दर्द है बड़ी तेजी से उभर रहा है। लाल साहब ने चाय का प्याला पकड़ाते हुए कहा, जी। मेरे चेहरे से पक्का ढेरों रंग आ जा रहे थे। मेरी बिटिया होती डिजाइनर बिटिया तो इन रंगों को लेकर एक पेंटिंग ही बना डालती। हम भाई बहनों के लिए गोपाल का पिटना उसकी नियति थी। हमारे यहां वो नौकर था नेपाली। ये बात इतनी आम थी जैसे रोज सूरज निकलना, इसलिए गाये बगाए हम शुरू हो जाते थे। पापा, गोपाल खाते वक्त नाक में उंगली डाल रहा था और गोपाल ये कर रहा था, और फिर पापा का गोपाल को लात मारते हुए रसोई से बाहर खदेड़ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आज ये कहते हुए, ये लिखते हुए झुरझुराहट से मेरा पूरा बदन भर जाता है। उस वक्त क्या था जो हमें बुरा ही नहीं लगा। और एक दिन गोपाल कहीं चला गया। गोपाल जो रोज मेरा टिफिन बनाता था। गोपाल अगर मैं थोड़ा जंगल में जाने लगती थी, हमारा घर जंगल में था, तो पीछे पीछे आ जाता था। बीबी जी कहां जा रहे हो, वापस आ जाओ। वो गोपाल चला गया। उसके बाद 3 दिन तक हमारे यहाँ खाना नहीं बना था। मम्मी रोती रही थी और पापा दहाड़ते रहे थे। और वो फिर वापस नहीं आया। हम सबको विश्वास था कि वो वापस आएगा, पर वो वापस नहीं आया। और आया तो आज
जिधर गोपाल खड़ा था मुझे मालूम है कि वहां पे एक जोड़ी निगाहें मुझ में धंसती जा रही थी। और आज मैं अपनी बेटी की खुशियों को अपने हाथ में लेके बैठी थी और आज उस शख्स के हाथ में था सब कुछ। चलो शायद कुछ ग्लानि कम हो जाए। अब भी मैं अपने पाप पुण्य के खाते टटोल रही थी कि गोपाल आज अपना बदला लेगा क्या। चलने का वक्त हो चला था। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि से प्रभावित श्रीमान लाल मुझसे सगाई के लिए शुभ मुहूर्त पूछ रहे थे, पर मैं अपनी खुशी का फीकापन चाहकर बिगाड़ा नहीं कर पा रही थी। जैसे बिना चीनी की चाय जबरदस्ती पीनी पड़ती है। मुझे मालूम था हमारे जाने के बाद क्या होना है। उन्होंने बताया था कि गोपाल उनके परिवार का निर्णय करने वाला बंदा है कि अचानक जब मैं आगे बढ़ी तो पीछे से एक स्पर्श ने, एक जाने पहचाने स्पर्श ने मुझे रोक दिया। देवी जी, मुझे मालूम है तुमने अपनी बिटिया को अच्छा इंसान बनाया होगा। उसका स्वागत है हमारे घर में। मैं अवाक थी। उसकी अच्छाई ने एक छन्नाटेदार झापड़ मुझे वापस रसीद कर दिया था। इस कहानी में ये वाकई में घटा है मेरे साथ। इसलिए मुझे आज भी गुस्सा आता है कि उस वक्त हम विरोध क्यों नहीं कर पाए। शायद बच्चे थे, या विरोध के स्वर जब आप बड़े हो जाते हैं और स्वतंत्रता से मिलने लगते हैं तब वो निकलते हैं और आपकी अपनी अलग एक सोचने की परिधियां तैयार होती हैं। सोचने की जो पेड़ियां आपने लगा ली होती हैं वो तोड़ते हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन तब तक शायद नुकसान हो चुका होता है। गोपाल एक बात कहा करता था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस पे मैंने बाद में एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ी बीट पोएम लिखी थी। लेकिन आज उस गोपाल की याद में मैं इस पे कुछ 3-4 पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहूंगी। और इस कहानी का नाम भी मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपको मालूम है ना इसका क्या अर्थ है? रैदास जी थे जो कि जूते चप्पल बनाया करते थे और उनसे कहा जाता था कि जब उनके पास आके सब बैठा, वो बहुत सुंदर गाते थे, तो उनके पास आके जब सब बैठते थे तो एक जना कहीं पर गंगा नहान के लिए जा रहा था। तो उन्होंने, ये कहानी लंबी है, मैं थोड़े सा इसे लघु कर देती हूँ। तो उसने ये कहा था कि आप क्यों नहीं चलते वहां पे, और कुछ कड़े की कहानी है, फिर कभी फुर्सत में आपके साथ साझा करेंगे। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि आपकी गंगा वहां, लेकिन ये जो मेरी कटौती है जिसके पानी से मैं अपने जूते बनाता हूँ, मेरे लिए यही गंगा जल है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मत ले अपने आप से पंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कर ले अपने से प्यार, अब इंतहा हो गई सरकार। मन चंगा तो कटौती में गंगा। खोजने निकला मन का रास्ता, छोड़ के मन के जंगल की मीठी दास्ता, लेकर कितना बोझा वास्ता, कठिन हो गई संबंध की दास्ता। मत ले अपने आप से पंगा,
मन चंगा तो कटौती में गंगा, आना बैठ के अपनी खाट पे, किस्सा गोई का साग रांध के, साझा साझा करके ही तो मन के उलझे तार बटेंगे। अपनी आंखों में अब हम खुद को हिज्जा हिज्जा रचेंगे। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। शुक्रिया।